हिंदी की कहानियों के संसार में आपका स्वागत है। आज सुनिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की वाणिज्य विभाग के रिटायर्ड प्रोफेसर उषा कश्यप जी की लिखी हुई कहानी गलत। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। प्रदीप गाड़ी में खिड़की से बाहर झांक रहा था। खेत ही खेत, दूर दूर तक फैली हरियाली, दूर आसमान में छिपता हुआ सूरज, उसकी पीली मध्यम किरणों ने चारों ओर सुनहरा जाल सा बिछा दिया था। सूरज कहाँ जाकर छिप जाएगा कोई नहीं जानता। इस अंतहीन आकाश में जाने कौन सा कोना उसे शरण दे देगा। इतने बड़े शहर लखनऊ में उसे क्या मिल सकेगा कोई कोना। वो लखनऊ क्यों जा रहा है वो स्वयं नहीं जानता। वो घर से भागा आया है क्या? क्या घर के लोग उसे खोज रहे होंगे? मन ही मन हंसी आ गई उसे। घर के किस आदमी के पास इतना समय है कि उसके बारे में सोचे। पहले भी तो कई बार कई कई रातों तक घर से बिना बताए गायब रहा है। फिर लौट कर आने पर कहीं भी किसी के चेहरे पर कोई जिज्ञासा नजर नहीं आई। शायद परिवार में वो एक एक्स्ट्रा की स्थिति में है, जिसका होना या ना होना घर में कोई महत्व नहीं रखता था। बहुत समय से दिन का खाना घर में खाना छोड़ दिया था। जब तक माँ थी, रात का खाना उसे हमेशा रसोई में मिलता था, चाहे वो कितने ही दिन बाद लौटा था। लेकिन माँ के बाद सब कुछ बदल गया। ट्रेन में बूढ़े जवान सभी तरह के लोग हैं, लेकिन उसे जैसे किसी से कोई सरोकार नहीं। उसके पास लखनऊ तक का टिकट है और थोड़े से रुपए। वो सोचने लगा, उसने लखनऊ का टिकट क्यों लिया? इसलिए क्योंकि अधिक दूर तक जाने के लिए पैसे भी तो नहीं थे। उसके साथ बैठे व्यक्ति के पास अखबार है। प्रदीप की नज़र भी अखबार पर चली जाती है। कितने दिनों से अखबार ही नहीं देखा। पहले उसने सोचा कि अखबार मांग लूं, लेकिन पढ़ते हुए व्यक्ति से यूँ मांगना उसे ठीक नहीं लगा। अचानक उसकी नज़र उस खबर पर गई कि श्री BM मिश्रा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। वो अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाया और प्रसन्नता से बोला, भाई साहब, क्या सच में BM मिश्रा मुख्यमंत्री बने हैं? वो व्यक्ति निर्विकार भाव से उसको देखकर बोला, जब अखबार में लिखा है तो बने ही होंगे। आम आदमी को इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि माथुर मुख्यमंत्री हैं या मिश्रा। बहुत ही नेक इंसान हैं। मैं उनसे 2-3 बार मिला हूँ। गरीबी और बेरोजगारी दूर करने की बहुत अच्छी योजनाएं बनाया करते थे वे। उस व्यक्ति के साथ एक दो और भी व्यक्ति उसको आशंकित दृष्टि से देखने लगे। नीली जीन्स की पैंट, पतले दुबले शरीर पर भाई की उतरी हुई ढीली कमीज पहने हुए, लंबे और बेतरतीब बालों में किसी भी तरह राजनीतिक दृष्टिकोण के आईने में फिट नहीं बैठ रहा था। मिश्रा से उसके परिचय की बात को सुनकर एक दो ने तो शायद यही समझा होगा कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। एक व्यक्ति ने व्यंग कर ही दिया, श्रीमान जी, आप क्या उन्हीं को बधाई देने के लिए लखनऊ जा रहे हैं? बधाई देने को नहीं, उनको गरीबी दूर करने के लिए सुझाव देने जा रहे हैं शायद, क्योंकि पूर्व परिचित है ना। एक व्यक्ति का फुसफुसाहट भरा स्वर सुनाई दिया, पहले तो अपनी गरीबी दूर करवाइएगा। पास बैठी एक लड़की मुस्कुरा दी थी। उसकी मुस्कुराहट ने तीर की भांति उसे भीतर तक छेद दिया। लड़की के दूसरी ओर बैठी वृद्धा स्त्री को देख उसे माँ की याद आ गई थी। कितना समझाया था माँ ने जब उसने राजनीति के अपरिचित क्षेत्र में प्रवेश किया था। बेटा, तू पार्टी वार्टी का चक्कर छोड़, अब BA कर ली है तो कुछ नौकरी का इंतज़ाम देख। कब, क्यों और कैसे वो राजनीति की चपेट में आ गया, इसका उसे किंचित भी एहसास न था। हाँ, इतना ज़रूर याद है कि आरंभ में एक पनवाड़ी मित्र के साथ सत्तारूढ़ पार्टी की ब्लॉक समिति के सम्मेलन में जाना शुरू किया था। माँ की बात को उसने काट दिया था। माँ, तुझे अपने बेटे की नौकरी की चिंता है और हजारों बेरोजगार युवकों की कोई चिंता नहीं। तू क्या सबको नौकरी दिलवा देगा? ऐसे दिन रात भूखे प्यासे इधर से उधर भागदौड़ करने से सबको नौकरी मिल जाएगी? माँ, पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी के लोगों को जिताएंगे, तभी तो हम जैसे लोगों की सरकार बनेगी। पिताजी को उसकी गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं थी, अन्यथा वे तो इतने क्रोधी स्वभाव के थे कि तभी उसे निकाल देते। माँ तो यही कहती रही कि नौकरी के लिए वो इम्तिहान की तैयारी में जुटा है। एक बार प्रदीप को राजनीति का जो चस्का लगा तो वो दिन रात उसी के लिए समर्पित हो गया। जवानी का जोश था ही। वो जल्दी ही सत्ता पार्टी के लघु स्तरीय कार्यों में पारंगत हो गया था। पार्टी का कोई जलसा हो, कोई कार्यक्रम हो, वो सर्वप्रथम सक्रिय योगदान देता। हर बार रक्तदान शिविर में रक्तदान करता। कभी अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं की।
6 बार रक्तदान कर चुका था। चाहे किसी क्षेत्र का सफाई अभियान हो, चाहे प्रौढ़ शिक्षा का कार्य, वो समाज सेवा के हर कार्य में दिन रात एक कर देता। उसकी सेवा भावना, उसकी निष्ठा ने उसे पार्टी के ऊंचे लोगों की नज़रों में चढ़ा दिया था। कोई कार्य हो, प्रदीप सक्सेना का नाम कार्यकर्ताओं की सूची में अवश्य होता। बड़े बड़े मंत्रियों के आजू बाजू उसके फोटो खिंच गए थे। उसका पूरा राजनीतिक एल्बम तैयार हो गया था। जब वो माँ को घर में फ़ोटो दिखाता तो माँ कहती, ये इतने बड़े बड़े लोग हैं बेटा, इनमें से कोई तेरी नौकरी नहीं लगवा सकता। कितने साल हो गए, तेरे छोटे भाई सुदीप ने पढ़ाई करके अच्छी नौकरी भी तो कर ली, तू कब तक यूँ भटकेगा। 2 पैसे कमाए तो तेरा घर भी बसता देखूं। तुम भी माँ, इतने बड़े लोगों को मैं एक छोटी सी नौकरी के लिए कहूँ, तुम क्या जानो कितना सम्मान देते हैं मुझे। बिना चाय नाश्ते के कभी घर से नहीं भेजते। पर बिना कमाए कब तक इस तरह बोझ बना रहेगा। तुझे क्या मालूम तेरे पिताजी तेरे कारण कितनी खरी खोटी सुनाते हैं मुझे। मेरा क्या, टीबी के मरीज हूँ, जाने कब चल बसूँ, फिर तेरे लिए कौन करेगा। तुम मरने की बात मत किया करो माँ, देखना एक दिन मुझे भी इलेक्शन का टिकट मिलेगा। तुझे कोई पूछता भी है या यूं ही अपनी जान खपाता है। माँ, तुम्हें मालूम नहीं शायद, शिक्षा मंत्री ने पास के गांव में जो प्राइमरी स्कूल था उसे मिडिल तक करने का आदेश दिया है। अच्छा, ये तो भला काम किया। और बेरोजगारों को काम भी दिलवाया क्या। वित्त मंत्री से कहलवाया है कि छोटे धंधे चालू करवाएं। पर माँ, इन सब कामों में बहुत पैसा और समय लगता है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। बेटा, तेरी ये बड़ी बड़ी बातें मेरी समझ में तो नहीं आती। बस तू किसी से कहकर अपनी जुगाड़ करवा ले तो मैं निश्चिंत होकर मर सकूंगी। अगले दिन सुबह सुबह उठते ही पिताजी का क्रोध उसके कानों में पड़ा था। 4 साल से एक नौकरी नहीं पा सका, ऐसे नालायक बेटे से ना होता तो अच्छा था। कह दे अपने लाडले से कि इस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। जब भूख सताएगी तो काम भी करना सीखेगा। वो चुपचाप घर से निकल गया था। वो गृहमंत्री जी के साथ बिहार के किसी सुदूर गांव में हुई 6 हरिजनों की हत्या के मामले के संदर्भ में चला गया था। मंत्री जी तो अगले दिन लौट आए थे, लेकिन उसे सेवा कार्य के लिए कुछ दिन वहीं रहने का आदेश दे दिया था। मंत्री जी को उस पर प्रगाढ़ विश्वास था। उसने अनुमान लगाया था कि इस बार वो अवश्य ही पार्टी की युवा शाखा का कोई पदाधिकारी बन जाएगा। निरंतर 6 दिन तक पीड़ित हरिजन परिवारों को भीख के समान थोड़ा सा दान व राशि मिल जाने का आश्वासन देकर घर लौटा तो घर के बाहर बैठे लोगों को देखकर वो आशंकित हो उठा था। माँ हमेशा के लिए छोड़ गई थी। वो फटी फटी आंखों से सबको देख रहा था। एक पड़ोसी ने भर्त्सना के स्वर में कहा था, अभी क्या जल्दी थी लौटने की, अंतिम क्रिया के लिए तो सुदीप था ही। वो अपनी नज़रें नहीं मिला सका था किसी से और उठकर चल दिया था। माँ की मृत्यु के बाद माँ बेहद याद आती थी। उसकी पार्टी की गतिविधियाँ भी पहले से कुछ कम हो गई थीं। धीरे धीरे सब बदल रहा था। सुदीप ने कोर्ट मैरिज कर ली। प्रदीप के निकट समझे जाने वाले मंत्री पद से हटा दिए गए क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार का शक किया गया था। जैसे अन्य सभी मंत्रीगण सच्चे और ईमानदार थे। नए मंत्रियों के साथ नए वर्करों की एक फौज बनने लगी। धन, स्टेटस और लिंक्स वाले उनके जूनियर सहयोगी राजनीति में उससे आगे निकलते गए और वो एक पीछे रहा तो पिछड़ता ही गया। पोजीशन हथियाने के सीरियलम पेल में वो तन मन व धन की कमजोरी के कारण इतना पिछड़ गया कि लोग उसे भूलने लगे। माँ की मृत्यु के बाद घर जाना बहुत कम हो गया था। कभी कभी खाने पीने की व्यवस्था पार्टी से ही हो जाती तो कभी घर चला गया। लेकिन जब सुदीप की पत्नी ने कल पिता और भाई के सामने उसे अपमानित किया और वे मूक दर्शक बने रहे तो उसने संकल्प किया कि अब किसी को अपना मुंह नहीं दिखाएगा। उन सब के लिए वो मर चुका है। वो घर से निकला तो दिल्ली की कितनी ही जगहें याद आ गई हैं जहाँ उसने बड़े बड़े मंत्रियों के साथ भाषण दिए थे। यहाँ अब कोई छोटा मोटा काम ढूंढे, ये उसने कभी पसंद नहीं किया था और अंत में बिना किसी सोच समझ के लखनऊ की ट्रेन में बैठ गया था। बहुत दिनों बाद एक हल्की सी हंसी होठों के कोनों को विस्तृत कर गई। शायद किस्मत साथ दे रही है, तभी बीएम मिश्रा मुख्यमंत्री बने हैं और उसे भी लखनऊ जाना है। लखनऊ पहुंचकर सबसे पहले उन्हीं से मिलेगा। वो अवश्य पहचान जाएंगे। जब वे खाद्य मंत्री थे तो उद्घाटन समारोह में, जिसमें वो उनके साथ फ़ोटो भी खिंचवा चुका था। काश वो बहुत क्रोध में आकर उन फोटोज़ को न जलाता, कम से कम ज़रूरत पड़ने पर दिखा तो देता।
लखनऊ में रात्रि में पहुंचा तो रात स्टेशन के वेटिंग रूम में कुर्सी पर अधलेटे बितानी पड़ी। सुबह उठकर स्टेशन से एक कप चाय पीकर वो मुख्यमंत्री के बंगले की ओर पैदल ही चल दिया था। यद्यप दूरी काफ़ी थी, लेकिन उसके मन में एक उत्साह था, एक निश्चय था कि जब अपने जीवन के अमूल्य वर्ष राजनीति को अर्पित कर दिए तो अब उससे भागना कैसा। मुख्यमंत्री भवन में मुबारकबाद देने के लिए आए लोगों की अपार भीड़ थी। वो भी प्रतीक्षा में खड़ा हो गया। लगभग 2 घंटे की प्रतीक्षा के बाद जब मुख्यमंत्री बाहर निकले तो दर्शनार्थी घेर कर खड़े हो गए। उसने अपनी एड़ियों पर खड़े होकर हाथ हिलाया कि मुख्यमंत्री उसे देख लें। वे सबको नमस्कार कर अपनी कार की ओर बढ़ चले। प्रदीप ने उनके निकट पहुंचने के लिए लोगों को धकेलना आरंभ किया तो मुख्यमंत्री के एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसका गिरेबान पकड़कर और पीछे ढकेल दिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि उनकी कार आंखों से ओझल ना हो गई। क्यों भूखे शेर की तरह बढ़ रहे थे उनकी ओर? बंद होने का इरादा है क्या? मैं तो पार्टी वर्कर हूँ, दिल्ली से यहाँ आया हूँ, यहाँ के संगठन में अपनी सेवाएं देना चाहता हूँ। क्या सबूत है तुम पार्टी के वर्कर हो? कोई आइडेंटिटी कार्ड है? उसकी जेबें टटोलते हुए गार्ड बोला। नहीं, वो तो एक बार जुलूस की भीड़ में जेब से कहीं निकल गया था। दोबारा क्यों नहीं बनवाया? एक वही तो प्रमाण होता है पार्टी वर्कर का। माँ गुजर गई थी, मानसिक परेशानी के कारण सब अस्त व्यस्त हो गया। तो तुम भी पार्टी के लिए अपने आप को गुजर गया समझो। पार्टी राष्ट्रीय स्तर की है, बहुत सारे वर्कर हैं, एक तुम्हारे वर्कर ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो रास्ता नापो। वो चल दिया था, ये सोचकर कि संध्या को फिर मंत्री जी जब लौट आएंगे तो वो उन्हें अपना पूर्व परिचय अवश्य देगा। दिन में ढाबे पर 2 रुपए में दाल और 3 चपाती खाकर वो लखनऊ शहर की इमारतों को देखता रहा। कुछ देर पार्क में बेंच पर आकर बैठ गया। बेंच पर किसी ने खाना खाकर अखबार का पेज छोड़ रखा था। किसी नौजवान की फ़ोटो थी, गुमशुदा की तलाश में कॉलम। क्या उसका भी फ़ोटो प्रकाशित करवाएंगे उसके घर वाले? देंगे किसी को उचित इनाम उसे वापस घर लौटाने का? उनके लिए तो उसी दिन से गुमशुदा बन गया था जब से राजनीति के अराजक क्षेत्र में कदम रखा था। शाम को फिर प्रदीप गेट पर आ गया। दरबान ने उसे टरकाना चाहा कि वे तो किसी दौरे पर गए हैं, कल लौटेंगे। वो कुछ दूरी पर जाकर बैठ गया। ऐसी जगह थी जहाँ से वो दरबान और गेट को देख सकता था, लेकिन दरबान उसे नहीं देख सकता था। तभी एक विदेशी कार से 2 व्यक्ति बाहर निकले। दरबान की मुट्ठी में 10-10 के 2 नोट दबाकर उन्होंने कुछ कहा तो दरबान स्वयं उन्हें भीतर बिठाने गया। उसने पुनः दरबान से आकर आग्रह किया, लेकिन दरबान ने उसे बुरी तरह फटकार दिया। उसने स्वयं को अपमानित अनुभव किया, लेकिन खून का घूंट पीकर चुप रह गया। क्षण भर को तो वो स्वयं पर स्तंभित रह गया था। इतने जोशीले वक्तव्य देने वाला नवयुवक इतना अपमान कैसे झेल गया? तभी मुख्यमंत्री की कार सामने आ गई और अभी गेट के भीतर कार प्रवेश कर ही रही थी, प्रदीप ने बोलना शुरू कर दिया। सर, मैं प्रदीप सक्सेना हूँ। दिल्ली में पार्टी की कार्यकारिणी समिति में मैं आपसे मिला था। कहो कैसे आना हुआ? उन्होंने उतरते हुए पूछ ही लिया। उसके हर्ष की सीमा ना थी। आखिर मुख्यमंत्री ने उसे पहचान ही लिया था। वो ऊंची गर्दन किए सिक्योरिटी गार्डों को देख रहा था। उसे लगा कि उसने उन गार्डों से अपने अपमान का बदला ले लिया है। भावावेश से आतुर वो अटल गया। सर सर, अब दिल्ली में मन नहीं लगता। लखनऊ में पार्टी की सेवा करना चाहता हूँ। चाह कर भी वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा सकता कि वो नौकरी के लिए कह दे। ठीक है, कल से ही शुरू कर दो काम। कल नेहरू कॉलेज में रक्तदान का शिविर लग रहा है, वहाँ जाकर विद्यार्थियों को प्रेरित करो। तुम खून दोगे तो 10 लोग तुम्हें देख कर देंगे। वे भीतर की ओर बढ़ रहे थे। प्रदीप ने साथ चलते हुए कहा, सर, यदि वहीं आज रात ठहरने का प्रबंध हो जाए तो? अरे, कुछ होश में हो या नहीं? इतने एक्टिव वर्कर होकर खाट बिस्तर के इंतजाम की बात कर रहे हो? इतना कहते ही मुख्यमंत्री जी ठठाकर हंसे। विदेशी कार में आए व्यक्ति उनकी ओर बढ़े आ रहे थे। उनमें से एक को संबोधित करके मुख्यमंत्री जी बोले, और सेठी जी कैसा चल रहा है टेक्सटाइल का काम? अभी 2 ही मिले हैं या और बढ़ा नंबर? नंबर का बढ़ना तो आपकी मेहरबानी पर है, सेठी साहब ही करके बोले। आइए अंदर चलकर चाय पीजिए। मुख्यमंत्री जी सेठी साहब का हाथ पकड़कर भीतर चले गए। प्रदीप बाहर रह गया। सोचने लगा, न खाने की व्यवस्था है न सोने की। एक अनजाना शहर, वहाँ क्या करेगा वो? पेट में भूख के मारे गोला सा घूम रहा है। पैसे खत्म होने को हैं, कल रक्तदान भी करना होगा। वो सड़क के किनारे किनारे चल पड़ा। एक दिन माँ ने कहा था,
बेटा, इतने बड़े लोगों से कहकर कहीं अपनी नौकरी क्यों नहीं लगवाते? उसने उत्तर दिया, इतने छोटे काम के लिए कैसे कहूँ माँ? और आज केवल एक रात ठहरने के लिए कहा तो मुख्यमंत्री जी ने कैसे आराम से टाल दिया? क्या माँ ठीक कहती थी? वही गलत था। उसके कपड़े मैले हैं, बदलने को भी कुछ नहीं। मैली पोशाक में दोबारा मुख्यमंत्री जी से कैसे मिलेगा वो? फिलहाल रात काटनी भी मुश्किल नजर आ रही थी। एक राहगीर से वो करीमगंज की कायस्थ धर्मशाला का पता पूछकर वहीं रात बिताने पैदल चल पड़ा। अभी आप सुन रहे थे उषा कश्यप जी की एक हृदय स्पर्शी कहानी, गलत। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।